की तरफ, ठीक है। तो इसमें आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना है। सो इफ दिस एंगल इज 30, ऑब्वियसली दिस आप यू आर मेकिंग परपेंडिकुलर, ये बच जाएगा आपका 60 डिग्रीज, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज 0.1 मीटर्स और एंगल आपको दे रखा है कोई भी एंगल, यू कैन चूज दिस वन। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin 30 ले लेते हैं। दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज द परपेंडिकुलर विल बी 0.1 टाइम्स ऑफ 1/2, sin 30 इज हाफ, ठीक है। सो दिस बिकम्स 0.05, ठीक है। p इज द डिस्टेंस, दैट मींस दिस इज इन मीटर्स। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, दिस इज माइनस dv अपॉन dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, हाँ मतलब इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिग्रीज ऑफ पोटेंशियल। सो dv आपको दे रखा है इस डायरेक्शन में कितना, 20 माइनस 10, ठीक है। और बेटर से मतलब माइनस लगा के कर लो। सो माइनस ऑफ v फाइनल माइनस v इनिशियल मीन्स 10 माइनस 20 एंड अपॉन कितना 0.05। सो दिस विल बी 10 अपॉन 0.05, 1000 by 5, that means 200 volts per meter, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन ना, क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स ए बी सी, एग्जाम्पल 17 है, लेट मी सी अगर इसमें है या नहीं, इसमें कुछ और होगा। ओके, सो 3 पॉइंट्स ए बी सी lie on a uniform electric field, lie in a uniform electric field given to us, find the potential difference between A and C। तो आपको डायग्राम, अच्छा डायग्राम दे रखा है, ओके ठीक है। So given the question that ABC आपके 3 पॉइंट्स हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये है, दिस इज द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इफ दिस इज माय पॉइंट ए, दिस इज माय पॉइंट बी, दिस इज माय पॉइंट सी, ये आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर्स। सो पाइथागोरन ट्रिपलेट ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ओके, सो देखो बी और सी पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर सेम है, मतलब इफ आई कुड ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस तो यहाँ से पास करेगा। सो बी एंड सी आर एट सेम पोटेंशियल, ठीक है। तो हमें मतलब नहीं है बी पॉइंट है या सी पॉइंट है या फिर यहाँ पे एक और डी पॉइंट भी मान लें, बी सी डी का पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। सो आप इनका ही निकाल लो बस। सो you'll say वी बी माइनस वी ए, मतलब चेंज इन पोटेंशियल विद नेगेटिव साइन अपॉन डी आर, डी आर कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, 0.04 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा ना खाली, हाँ तो फिर वो तो दैट्स इट, आपको ई की वैल्यू दे रखी है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू यू। सो you'll say dv इज इक्वल टू माइनस ई, बेसिकली ये ई डॉट डी आर बनना चाहिए, बट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट यूनिफॉर्म है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए ई इंटू डी आर, डी आर कितना आएगा, हाँ 0.04, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट योर आंसर, ठीक है। दिस इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बिटवीन ए एंड सी, वही आपका मतलब वी सी माइनस वी ए, ठीक है। सो माइनस ऑफ 5 इन 10 के पावर 3 इंटू 0.04, 5 4 20, 0.2, तो 2 इंटू 10 की पावर 2 आ जाएगा, दिस मच वोल्ट्स, ठीक है। और बताइए, राइट, ठीक है। आई अगर देखो आप, हाउ मेनी क्वेश्चंस डू यू डू पर डे लाइक आफ्टर द क्लास, हाँ ओके, ठीक है, ओके सी देखो पॉइंट क्या है कि एसएलओडा अगर बुक में से कर रहे हो आप तो आपको 100 करने पड़ेंगे। रीजन बीइंग इसमें क्या है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन है उसके जैसे 3-4 क्वेश्चन आएंगे। या तो आप एक काम करो, मतलब जुडिशियसली आप या तो एक क्वेश्चन किया आपने, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन चेक करो, अगर सेम है तो यू माइट स्किप देम बिकॉज ऑफ टाइम नहीं है।
वो सारे क्वेश्चंस करना इज द टास्क फ्रॉम अप्रैल से अगर आप लगते हैं तो। अभी हम क्या करना है, अभी हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, एक क्वेश्चन के मल्टीपल टाइप्स नहीं करने हैं हमें। टाइप्स एज इन लाइक दो तरह की बुक होती है कि एक क्वेश्चन दे, इसके हल्का हल्का चेंज करके दो तीन क्वेश्चन बना दिए, एक में एक्स दे दिया, एक में बी दे दिया, एक में ई दे दिया, ठीक है। तो आपको आइडिया रहता था किस तरह क्वेश्चन कैसे करने हैं। बट नाउ वी हैव टू डू इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे एक क्वेश्चन, कुछ नया टाइप का दिखा तो करेंगे, अदरवाइज अगर सेम है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है तो वील स्किप दैट पार्ट, ठीक है। तो ये हाँ नहीं नहीं, यू कीप ऑन डूइंग दैट। अब जो जिस चीज़ में आपका हाथ सेट है उसको करते रहो, नो चेंजेस फॉर नाउ। एक और बुक है हमारी, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, विल डू देम एट द लास्ट। एक बार चैप्टर सारे हो जाएं उसके बाद उस पर आएंगे। और यू कैन डू वन थिंग, चैप्टर वाइज उसको भी पिक कर सकते हो आप। आपके पास बुक तो होगी या नहीं है, मैं भेज दूँ आपको। वो सीबीएसई की बुक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको क्लास के बाद भेज दूंगा, ठीक है। 2 पीडीएफ हैं, चैप्टर वाइज आई थिंक 30-40 क्वेश्चन पर चैप्टर होंगे, वो बहुत ज़रूरी है करना। ओके, इतना हो गया, आगे चले। आपके स्कूल्स में नहीं बताया वैसे वो सीबीएसई वाली बुक कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन? अरे भाई वो सीबीएसई की बुक है, पीडीएफ फाइल है, एंड दैट हैज बीन दैट लास्ट ईयर इट केम, एंड सॉरी लास्ट लास्ट ईयर आई थी, उसके बाद सिलेबस चेंज हुआ थोड़ा सा, एंड देन लास्ट ईयर आई, इस साल तो नहीं है कोई भी। चलो कोई नहीं, ओके। We were at equipotential surface, we have done. Then comes potential energy of system of charges. Okay. So as we have discussed it earlier कि potential energy जो होती है चार्ज के पास नहीं होती है, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हम उस पर कुछ काम करते हैं, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। So now we are coming to potential energy of a system of charges. Okay, so let's suppose अगर मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज Q है, एंड आई एम ब्रिंगिंग अ स्मॉल चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम दिस चार्ज, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? A Q Q upon R. If this Q is negative, potential energy will become minus K, or better say plus K Q times minus Q upon R. अगर Q नेगेटिव है मेरा तो, ठीक है, इफ Q इज नेगेटिव। ओके, सो अगर मान लीजिए मेरे को सिस्टम दे दिया है, लाइक एक चार्ज यहाँ पे पड़ा है से Q1, दूसरा चार्ज रखा है यहाँ पे, एंड तीसरा चार्ज यहाँ पे रखा है। सो दे लास्क यू कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ सिस्टम की, बट बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि आपको वर्क डन बताना है कि इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में कितना काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बोथ आर द सेम थिंग्स। तो क्या आएगा आपका? सो विल से कि भाई सबसे पहले तो इन दोनों की इंटरेक्शन देखो। सो ये कितना आएगा? दिस इज के Q1 Q2 अपॉन से डिस्टेंस इज R1, दिस डिस्टेंस इज R2, ठीक है। दिस विल बिकम R1, इन दोनों का इंटरेक्शन भी होगा, तो इसके कारण लेट्स से U1, दिस इज U2, दिस बिकम्स के Q2 Q3 अपॉन R2, है ना। दैट्स इट, या कुछ और भी आ सकता है? दे विल आल्सो इंटरेक्ट ना, तो एक और टर्म आएगी हमारे पास, U3 विल बी इक्वल्स टू के Q1 Q3 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। कोई डाउट? मतलब बेसिकली जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हैं सारे आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो इफ आई राइट द जनरल टर्म तो हमारे पास बनेगा U इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस के Q3 Q1 अपॉन R3। R3 वुड बी सम अदर थिंग, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन, एंड सम फॉर सम अप टू ऑल द टर्म्स, जितने भी आपके पास टर्म्स आती हैं, ओके। और इसको अगर हम समेशन टर्म में लिखें तो विल राइट के Q1 QI सर QI QJ upon R IJ. Is this right if I write this thing as this? With these two summations, I is equals to 1 to
n number of charges, j is equals to 1 to n number of charges. क्या सही रहेगा? नहीं. सी के इसमें क्या आएगा, के Q1 Q2 भी आएगा और Q2 Q1 भी आएगा, तो हमें दो बार ऐड नहीं करना चाहिए, हाफ देना. ठीक है. एंड दिस j शुड नॉट बी इक्वल टू i. Q11 कभी नहीं आएगा, Q22 कभी नहीं आएगा, so j शुड नॉट बी इक्वल टू i. j स्टार्ट्स फ्रॉम 1 बट j शुड नॉट बी, मतलब सी आप बिकॉज मैथ्स किया हुआ है तो बता रहा हूँ, अदरवाइज. ठीक है. सो अगर हम आपसे लाइक लेट्स डू अ क्वेश्चन. So suppose we have these four charges Q1, Q2, Q3, Q4 placed on the vertex of a square of side say small a. Find the total potential energy. कितनी आएगी? Can you verbally tell? Verbally बता सकते हो instead of writing? बोलो. एक मिनट. This distance is not a. अच्छा अच्छा. Okay. Good. Okay, there will be 6 terms. ठीक है. Again n minus 1 by 2. ठीक है. ओके. एक वैसे वेक्टर्स में ज़्यादा ज़रूरी होता है वो, बट स्टिल ये भी कर लीजिए. If I say again, these are three charges Q1, Q2, Q3 placed on the vertices of a equilateral triangle of side A. अच्छा वेक्टर ठीक है, ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. वेक्टर में दिस इज अ कंसर्न, यहाँ तो हो जाएगा कोई. ठीक है. वेक्टर्स में क्या आता है, लाइक वी हैव टू टेक दिस. सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि डिस्टेंस कितना है. वी हैव टू टेक इसका इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा है, इसका इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा है, एंड देन वी हैव टू रिमेंबर कि अगर एंगल 60 डिग्री होता है तो वैल्यू होती है √3 है, तो यहाँ पे √3 टाइम्स ऑफ एफ ऐसे कुछ आता है. सो दैट इज अ कंसर्न इन दैट. फोर्स में ज़्यादा जरूरी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पोटेंशियल में. ओके. सो एक और चीज़ है. लेट्स सपोज हमारे को so if I have these two charges Q1 and Q2 and these are separated by a distance small r, we know इसकी potential energy आएगी K Q1 Q2 upon r. ठीक है. But now if I place these charges in electric field, uniform electric field में अगर मैं इसे रख दूँ, तब क्या होगा? If suppose electric field is E. And suppose okay, let's see यहाँ पे potential V1 है, यहाँ पे potential V2 है. अब क्या आएगा? What is the potential energy now of the system? नहीं नहीं, दोनों चार्जेस आपस में इंडिपेंडेंट है. Q1 इज इंडिपेंडेंट, Q2 इटसेल्फ इज इंडिपेंडेंट. बस आप दो चार्ज को उठा के यूनिवर्स में कहीं भी थे उसको उठा के यहाँ ले आए, एंड दीज आर इन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इट सेज पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आएगी, वो क्या आएगी? Q1 टाइम्स V1 प्लस Q2 टाइम्स V2, दैट्स इट, प्लस K Q1 Q2 पुनः R. आपस में तो इंटरेक्ट करेंगे ही. दिस इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. Question. 4 charges arranged at the corners of a square of side this. Find the work done to require arrangement. हो जाएगा क्यों? ओके, एक बार ये क्वेश्चन देख लो, आई थिंक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ए पार्ट तुमने कर लिया. फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट.
अच्छा एक चीज़ और हम करते हैं, लाइक विल फाइंड अनदर वे टू सोल्व फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अभी पहले एक बार बी पार्ट देखो, उसके बाद आते हैं इसमें। A charge Q0 is brought at the center of the square, four charges being fixed at the corners। अब वो चार्जेस वहाँ फिक्स्ड हैं, फिक्स ना अगर नहीं होते तो क्या होता है, वो दूर भागते बिकॉज ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, सम ऑफ पॉजिटिव, और जो अट्रैक्ट करेंगे वो पास आ जाएंगे, बट दे आर फिक्स्ड। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज टू बी डन? हाँ, क्यू नोट का सेंटर पे लाने में हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क नीड्स टू बी डन? That's it. Very good, very good. दिस विल बी के क्यू अपॉन, देखो इसका निकालो के क्यू अपॉन, अगर डिस्टेंस आपको से डी डिस्टेंस दे रखा है तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? दिस विल बी रूट टू टाइम्स ऑफ डी, और इतना कितना आएगा? डी बाई रूट टू। ठीक है, रूट टू डी अपॉन टू, तो रूट टू से ये बन जाएगा। सो इट विल बी ए चार्ज के लिए के क्यू अपॉन डी बाई रूट टू, इस वाले के लिए माइनस हो जाएगा, और बेटा से के अपॉन डी बाई रूट टू, सबके लिए डिस्टेंस सेम रहेगा। सो क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना। अच्छा, द वर्क दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज, इस क्वेश्चन को आप इस वाले को, लाइक लेट्स से इस वाले को कर लेते हैं। सो इस सिस्टम को, ये फोर चार्जेस प्लेस्ड एट द स्क्वायर वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, इसको एक और तरीके से हम सोच सकते हैं कि अभी चारों चार्जेस इन्फिनिटी डिस्टेंस अपार्ट हैं, दे आर टोटली इररिलेवेंट टू ईच अदर। आप सिस्टम प्रिपेयर करना चाह रहे हो, यू आर ट्राइंग टू मेक दिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स सपोज हम इस वाले चार्ज को लेके आएंगे, तो हाउ मच वर्क डू यू नीड टू डू दैट? इन्फिनिटी से इसको इस पॉइंट पे लाके फिक्स करना है आपको। हाउ मच वर्क नीड्स टू बी डन? ठीक है, सो वर्क डन विल बी जीरो, फर्स्ट केस में जीरो आएगा। सेकंड वाला जब आप लाओगे तो इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, सो वर्क डन विल बी के क्यू वन क्यू टू अपन आर। ठीक है, जब आप इसको लेके आओगे क्यू थ्री को, तो आएगा इसका इसका इंटरेक्शन, इन दोनों का और इन दोनों का इंटरेक्शन होगा। ठीक है, एंड देन व्हेन यू विल ब्रिंग द फोर्थ चार्ज, इसका 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 एंड इसका इसका, इस सेंस में भी सोच सकते हो। ठीक है, आंसर विल बी सेम बिकॉज वही वर्क डन हम पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर करवाते हैं, but this is another interpretation to think about in these questions. Okay, coming to potential energy in external field that we've done. Okay, let's take example number 2.5. This is something. करो। Determine the electrostatic potential energy existing in the system of two charges. Yes. First, verbally बता दो, first solve मत करो, बता दो first। 12, 12 कैसे आएगा? 14, अच्छा -12, ओके ठीक है। तो
हाँ ठीक है. हाउ मच वर्क इज नीडेड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर? ओके. सो एटम सेप्टर ऑल्दो आपने थोड़ा जल्दी में करा है, we had to do what is meant by the negative potential energy. ठीक है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है मेरी? दिस इज कमिंग आउट एज के इंटू 14 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 18 इंटू 10⁻⁻, हाँ भाई 0.18. ठीक है, ये वैल्यू बनेगी मेरे पास. ठीक है, विद द नेगेटिव साइन बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है. ठीक है, तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, मतलब सिस्टम इज बाउंड. मतलब सिस्टम को इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी टू मेक इट फ्री, जीरो पोटेंशियल पे लाने के लिए. जीरो पोटेंशियल का मतलब इन्फाइनाइटली सेपरेट करने के लिए. तो इतना ही अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा. यस यस यस. तो बेसिकली ये आप ग्राउंड लेवल है, यहाँ से खड्डे में एक तरह से वेल के अंदर यू हैव दीज चार्जेस. ये दिस वेल इज इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इन टर्म्स ऑफ बाउंडनेस, नॉट लाइक ये स्पेशल वेल नहीं है. इन टर्म्स ऑफ बाउंडनेस यू हैव सम वेल, तो ये पोटेंशियल एनर्जी वेल है. ठीक है, इसको फ्री करने के लिए मतलब ग्राउंड पे लाने के लिए यू नीड दिस मच एनर्जी. इतना ही वर्क करना आपको चाहिए. ठीक है, this was the most important part. Suppose that the same system of charges is now placed in the external electric field. अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके चार्जेस रखे हैं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू यूएस ई इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स 1/r². तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिकेइंग एज 1/r², जो कि जनरली एक चार्ज का करता है. ठीक है, एक ही वैल्यू आपको दे रखी है. व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन? कैसे कर सकते हैं? नहीं देखो, सी, वो कंसेप्ट वही लगेगा, बट द थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ स्पेशली वेरिंग, स्पेस में बदल रहा है, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग. ठीक है, सो वी कांट सिंपली मल्टीप्लाई. देखो आई टोल्ड यू दिस थिंग यहाँ पर कि ये रहा. सो डी वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर, बट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वी आर डूइंग इट दिस वे. ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. ठीक है, कांस्टेंट है, तो वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई. बट यहाँ पे क्या है, इट इज चेंजिंग. ठीक है, तो सोचो क्या करेंगे. विल पुट द इंटीग्रेशन साइन. हाँ, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? सो यू विल बी इक्वल्स टू, पहला तो के Q1 Q2 अपन आर तो आएगी ही आएगी. ठीक है, प्लस Q1 टाइम्स ऑफ V1 प्लस Q2 टाइम्स ऑफ V2. एक्सप्रेशन ये लिखेंगे. सो V1 क्या बन जाएगा? और बेटर से V2, ये रिलेशन होता है. ठीक है, सो डी वी एज इन पोटेंशियल एट पॉइंट से -9 वाला जो पॉइंट है, वहां से आप क्या करोगे, इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर. ई की वैल्यू आप लिखोगे बिकॉज ई इज नाउ इन वेरिंग एज 1/r². सो इसकी एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगी. कहाँ से कहाँ लाए? इन्फिनिटी से इतना डिस्टेंस पे -9 पे. ठीक है, दिस विल बी योर V1. एंड अनदर वन सिमिलर तरीके से यू विल फाइंड आउट V2. वो क्या आएगा? अगेन माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू 9 सेंटीमीटर्स. ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू मीटर्स. वो यहाँ से आप निकालोगे V2, देन यू मल्टीप्लाई इट बाय Q1 एंड Q2 सेपरेटली, एंड दिस कलेक्टिवली विल बिकम योर पोटेंशियल एनर्जी. ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पेशली वेरिंग.
डन। अच्छा उसको सॉरी, ऐसा कोई क्वेश्चन आता हो जाएगा। तो बस ध्यान रखना, मतलब फॉर्मूला सबसे पहला काम ये, देखो अगर सपोज पेपर में ध्यान नहीं आता हमें, तो ये चीज़ हमारी सही कैसे हो पाएगी, इवन इफ वी आर नॉट कॉन्शियस एट दैट पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम कि ऐसे होएगा क्वेश्चन ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मतलब फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला लिखते आपको ध्यान आ जाएगा, नहीं यार ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। ऐसे देखते आ जाना चाहिए याद। बट अगर सपोज नहीं आता, तो अगर आपकी वो हैबिट होगी कि आपने फॉर्मूला पहले लिखना है, तो अपने आप याद आ जाएगा। बिकॉज आप यहाँ लिखोगे एक नहीं, तो अगले स्टेप में अरे भाई गलती होगी, काटो एंड देन राइट। ठीक है, कई बार होता है, मतलब फ्रेम ऑफ माइंड वो नहीं होता, बस वो सबकॉन्शियसली हम कर रहे होते हैं, बट स्टिल फॉर्मूला लिखना इसलिए जरूरी है। दिस रिड्यूसेस योर एरर रेट, ठीक है। ऑलराइट, सो कमिंग टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ एक्सटर्नल फील्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम कब है आपका? 14 छुट्टी नहीं है? अब फाइनल प्रैक्टिकल होगा ना? मॉक वगैरह हो चुके हैं? सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। अब क्या होता है कि आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर यू हैव प्लेस्ड योर डायपोल, एंड अब वही पूरा फाते दिमाग हमें इसको घुमाना है। सो वी हैव, सपोज कर लें ये पैरेलल लाइंस हैं। सपोज आई हैव माई माइनस क्यू चार्ज हेयर प्लस क्यू चार्ज हेयर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस से 2d, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने की सोच रहे हैं, बट लेट्स ऑल्सो फाइंड आउट कि दोनों चार्जेस फोर्स कहाँ का लगेगी। लेट्स सपोज हम पहले माइनस क्यू पे देखते हैं, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू किस डायरेक्शन में लगेगी और कितनी लगेगी, बताइए। सोचो, दोबारा सोचो। जस्ट डोंट थिंक ऑफ दिस लाइन, ये लाइन है नहीं असल में कुछ भी। जस्ट थिंक ऑफ इंडिपेंडेंटली माइनस क्यू चार्ज, ये कहाँ जाएगा? दिस गोज इन द लेफ्ट डायरेक्शन, because this region is relatively positive, this is relatively slightly negative, तो ये आपका इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। एंड प्लस क्यू चार्ज विल गो इन दिस डायरेक्शन। फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? क्यू टाइम्स ऑफ ई, यस नो, चैप्टर 1, ठीक है। सो इन दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है? फोर्स इज सेम, सो सेम फोर्स लग रही है हमारे दोनों चार्जेस पे, बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। एंड व्हाट इज द डायपोल, मतलब दिस, ये तो हम चलो लाइन बना रहे हैं अभी, असल में डायपोल क्या होता है केमिस्ट्री में? इट्स अ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर दो चार्ज, उसके पास दो चार्जेस हैं एंड सेपरेट बाय सम डिस्टेंस। तो असल में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मॉलिक्यूल को ही तोड़ दे, ठीक है। सो दिस डायपोल इज वन कंप्लीट ऑब्जेक्ट हैविंग टू पोल्स, ठीक है। सो हाँ, सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन वन सिंगल मॉलिक्यूल इज जीरो, ठीक है। सो नेट फोर्स ऑन डायपोल इज जीरो, नेट फोर्स जो डायपोल पे वो जीरो है, बट नाउ वी नीड टू सी क्या टॉर्क भी जीरो आएगा, ठीक है। सो obviously because we are studying this topic, the torque zero नहीं आएगा, but we'll say let's check it about this center, center के about let's check whether torque is zero or not, ठीक है। और torque पढ़ने के लिए we need to know the cross product, ठीक है। so cross product करने के लिए we'll find out torque net, ये किसके लिए, ये क्या कैसे आएगा? this is torque on the positive charge plus, let's write down in the vector form, torque due to the negative charge, दोनों चार्जेस के कारण आपका एड अप हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले टो प्लस पॉजिटिव चार्ज के कारण, सॉरी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर टॉर्क कितना आएगा अबाउट द सेंटर? टॉर्क, नो आइडिया। सो देखो, टॉर्क निकालने का पहले तरीका देख लेते हैं, बार बार कंफ्यूज करेगा अदरवाइज।
So suppose you have this point and this point, you have two charges, say q and say minus q. ये डिस्टेंस है आपका, दिस डिस्टेंस इज d. सो अगर आपको टॉर्क निकालना है अबाउट दिस पॉइंट, सो पहली चीज आती है कि टॉर्क हमेशा एक पॉइंट बताओगे आप किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो, ठीक है, विदाउट सेइंग कि अगर मैं ऐसे बोल दूं कि टॉर्क निकाल रहा हूं मैं, डजंट मीन एनीथिंग. Torque has to be about a rotational axis and you have to mark that point. Okay, I am finding torque about origin, I am finding torque about center, I am finding torque about a point or whatever. ठीक है. सो अब टॉर्क निकालने का क्या होता है, द फॉर्मूला इज टो वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. ठीक है. अब आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. अब देखो फोर्स इधर लग रही है क्यू टाइम्स ऑफ ई, इस पे फोर्स लग रही है इधर की तरफ, अगेन क्यू टाइम्स ऑफ ई. ठीक है. सो लेट्स मेक इट पैरेलल, काम आएगा. एंड लेट्स सपोज ये जो एंगल है मेरा डायपोल का, दिस इज मेकिंग एन एंगल सम थीटा एंगल यहाँ से. ठीक है, फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगेन क्लियर पिक्चर. मेरा पी वेक्टर क्या आएगा, दिस इज माई पी वेक्टर एंड दिस इज माई ई वेक्टर. ठीक है. सो लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा, एंड यहाँ से भी एंगल ये भी थीटा ही बनेगा. ओके, सो कमिंग टू बैक टू दिस पॉइंट. सो टॉर्क क्या आएगा, दिस इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. इट कैन आल्सो बी सेड एज आर एफ साइन थीटा along n cap. So I could write as r times of f sin theta, or I could also write it as r sin theta times f. दोनों के अलग अलग एप्लीकेशन एज इन जो हमें आसान लगेगा हम वो करेंगे, हम आलसी लोग. ठीक है, आलसी एंड स्मार्ट. सो निकालने का तरीका क्या है, टेक योर राइट हैंड, प्लेस इट अलोंग द फर्स्ट वेक्टर मतलब आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से टेक योर राइट हैंड, प्लेस इट अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, curl your fingers towards second vector, the direction of thumb gives you direction of torque vector. ठीक है. सो यहाँ पे इस पॉइंट से अपना आपने राइट हैंड स्टार्ट किया, you took it this way, r वेक्टर तक गया, curl your fingers towards f वेक्टर. टॉर्क कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ, थंब इज पॉइंटिंग इनसाइड, तो मेरा टॉर्क आ रहा है इस पॉइंट पे ऐसे की तरफ. ठीक है. लेट्स फाइंड द टॉर्क फॉर दिस. दिस इज माय डी वेक्टर. ठीक है, बट मेरी फोर्स कैसे आ रही है, देखो ऐसे घूम के आ रही है. ठीक है. सो इफ आई से दैट दिस इज माय डी वेक्टर या आर वेक्टर कह लीजिए. ठीक है. और यहाँ से अब मैं अपना राइट हैंड अगर कर्ल करने लगूं तो मेरा एंगल ये बहुत बड़ा बन रहा है. ठीक है, बेसिकली ये 180 डिग्री है, 180 से बड़ा बन रहा है. ठीक है. एंड साइन मोर देन 180, 180 प्लस थीटा कितना होता है, नेगेटिव. ठीक है. तो ये सब मैथमेटिकल में घुसने से अच्छा हम एक छोटी सी ट्रिक समझ लेते हैं कि हम देखो हाथ को मेरे को लेके जाना इधर, मैं तो ऐसे ले जाऊंगा या फिर मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा. ठीक है, देयर आर टू वेज, मैंने स्पेसिफाई पहले नहीं किया था. ठीक है, अब मुझे जरूरत पड़ी तो आई एम स्पेसिफाइंग इट अगेन कि टेक योर राइट हैंड, प्लेस इट अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर इन सच अ वे कि आपका एंगल इज लेस देन 180 डिग्रीज. ठीक है. अब सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा. देखो ऐसे गया, ऐसे गया, आपको दिख गया भाई 180 से ऊपर जा रहा है, हम ऐसे ले जाएंगे आपको. ठीक है, ऐसे ले गए, ऐसे बेंड हो गई, अगेन टॉर्क इज डाउन साइड. ठीक है. सो दोनों के कारण टॉर्क आपका नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मींस टॉर्क विल बी एडेड अप. ठीक है. सो टो विल बी इक्वल्स टू टो प्लस एंड प्लस टो माइनस, कितना कितना आएगा, डिस्टेंस इज डी टाइम्स ऑफ क्यू ई टाइम्स साइन ऑफ थीटा. भाई यहाँ से एंगल अगेन थीटा बन रहा है, यहाँ से भी थीटा बन रहा है. ठीक है. सो दिस विल बी क्यू ई, फोर्स कितनी है क्यू ई टाइम्स ऑफ डी साइन थीटा प्लस क्यू ई टाइम्स ऑफ अगेन डी साइन थीटा. ठीक है. दिस बिकम्स 2q इंटू डी इंटू ई टाइम्स ऑफ साइन थीटा. ठीक है, और आई कुड बेटर राइट इट एज q टाइम्स ऑफ 2d टाइम्स ऑफ ई टाइम्स ऑफ साइन थीटा. So torque is equals to p vector cross e vector. असल में दिस इज नॉट द डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, वो तो टॉर्क हमारा
लाइक आई फाउंड आउट कि ये भी करा देना चाहिए, इसलिए मैंने कराया। वी हैव टू डू पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, सो यू आर एट दिस प्लेस। सो टॉर्क आपको पास कितना आ गया? दिस इज क्यू टाइम्स ऑफ 2d टाइम्स ऑफ ई टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, दिस बिकम्स p टाइम्स ऑफ e टाइम्स ऑफ साइन थीटा एंड दिस बिकम्स p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। ठीक है, सो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज मतलब एफ डॉट आर होता है इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन, बट अगर हम चीज को रोटेट करें तो हमारा वर्क डन क्या होता है? दिस इज, देखो, फोर्स का रोटेशनल एनालॉग इज टॉर्क। मैं फोर्स लगाऊंगा चीज चलेगी, मैं टॉर्क लगाऊंगा चीज घूमेगी। ठीक है, सो आई हैव एफ डॉट डी आर की जगह में लिखूंगा टो टाइम्स ऑफ डी थीटा। अगर डी आर इज माई डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा इज माई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो ये बनेगा मेरा रिलेशन। ठीक है, और वही वर्क डन मेरा क्या होता है? स्टोर्ड इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज पी ई साइन थीटा टाइम्स ऑफ डी थीटा। दैट मीन्स पी इज कांस्टेंट। देखो यहाँ पे भी यही है, अगर आपको बोला जाए डाइपोल मोमेंट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो ये मैं पी को बाहर नहीं ला सकता हूँ, आई हैव टू सोल्व इट इनसाइड। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, हाँ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा। गुड, ओके, सो आई एम टेकिंग इट, मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा किसी थीटा एंगल पे था, मैं उसको किसी थीटा थीटा वन से थीटा टू पे लेना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए कितना काम करना पड़ेगा? जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी में क्या किया, मुझे इन्फिनिटी से यहाँ पे लाना है। मैंने आर वन से आर टू लेके गया एंड आई टेक आर वन मेरा इन्फिनिटी हो गया, आर टू मेरा कोई आर हो गया। ठीक है, सेम थिंग विल डू हियर। हम इसको किसी थीटा वन से थीटा टू पे ले गए थे। ठीक है, नाउ आई डिसाइड मेरा 90 डिग्री, मतलब मेरा पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ पे है, मेरी मर्जी है। आपका रेफरेंस यहाँ, मेरा रेफरेंस यहाँ चलेगा, व्हाट मैटर्स इज द गैप। ठीक है, सो वी एज्यूम लाइक द कम्युनिटी एज्यूम्स कि जब आपका डायपोल परपेंडिकुलर होगा फील्ड के, देन विल हैव जीरो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ गई पी टाइम्स ऑफ ई टाइम्स ऑफ कॉस थीटा फ्रॉम दिस। सो यू आ गया आपके पास पी ई cos theta 2 नेगेटिव पी cos theta 2 माइनस cos theta 1 पुटिंग द लिमिट्स। ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ चुकी है। नाउ विल राइट कंसिडरिंग कंसिडरिंग potential energy to be zero when p vector is perpendicular to e vector, मतलब when theta is 90 degrees। ठीक है, सो थीटा वन आपने 90 मान लिया कि अब हम वहीं से इसको लेके आ रहे हैं, तो वहीं से घुमाना स्टार्ट करेंगे, तो इनिशियल पॉइंट इज माई वही जीरो, तो ये वाला पार्ट विल एंड अप साइन 9 कोस 90 जीरो। ठीक है, सो आई विल बी लेफ्ट विद माइनस पी ई एंड थीटा टू इज माई एनी आर्बिटरी एंगल थीटा। ठीक है, सो दिस बिकम्स cos थीटा and theta 2 is some angle theta, so I'll get minus p cos theta or minus p vector dot e vector। ओके, सो दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी। अब ओके, अब ये चीज़ हम लास्ट क्लास में लास्ट टू लास्ट क्लास में आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं कि अब ये कहती क्या है कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है एंड आई हैव प्लेस्ड माय डाइपोल इन दिस डायरेक्शन, और ये एंगल सपोज मेरा थीटा है, मेरा पी वेक्टर किधर आएगा? इट इज, इफ दिस इज माय माइनस क्यू, दिस इज माय प्लस क्यू, पी वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगेन, व्हाट इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी? नहीं नहीं, वो ठीक नहीं नहीं, अभी नहीं है वो। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे वो जीरो है।
वी आर आस्किंग मिनिमम। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी? जब वो स्टेबल आएगा। ठीक है, इसको रखो, या इस बेटर चूज इस एक्सप्रेशन को लो। सो u इज माइनस पीई cos थीटा, एंड आई वांट टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी। cos थीटा मुझे मिनिमाइज करना है, व्हाट शुड आई राइट? cos थीटा मतलब माइनस पी cos थीटा को मुझे मिनिमाइज करना, मिनिमाइज मतलब जितना नेगेटिव पॉसिबल हो सके। आई कैन से cos थीटा इज 1, तो इफ cos थीटा 1 कब होएगा? व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। ठीक है, सो u कितना आ जाएगा? दिस विल बिकम माइनस पी टाइम्स ऑफ ई। दिस इज नॉट डॉट, दिस इज सिंपली मल्टीप्लिकेशन, माइनस पी। अब वो ये डॉट क्रॉस में पजल होंगे कि वेक्टर हैं दोनों, सो बेटर इज माइनस पी लिख देते हैं खाली। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटू ई। ठीक है, दिस बिकम्स माई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट डज मिनिमम पोटेंशियल मीन्स? इट इज स्टेबल। ठीक है, सो स्टेबल कब होगा मेरा मॉलिक्यूल या फिर कोई भी डायपोल? इट विल बी स्टेबल व्हेन माइनस क्यू इज हेयर एंड प्लस क्यू इज हेयर। ओके, अब सोचो सेम एक्सप्रेशन मुझे मैक्सिमाइज करनी है। थीटा शुड बी माइनस वन, तो cos थीटा, नहीं सॉरी, cos थीटा शुड बी माइनस वन, थीटा वुड बी 180, दैट्स इट। तब आपका मॉलिक्यूल या डायपोल अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो इज इक्वल्स टू माइनस पी cos थीटा। सो इफ थीटा इज 180, थीटा 180 हो गया आपका, तो u बिकम्स पीई प्लस पीई। ठीक है, इस केस में अनस्टेबल होगा। नाउ थिंक ऑफ इट कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है एंड यू हैव योर पॉजिटिव चार्ज हेयर, नेगेटिव चार्ज हेयर। अब फोर्सेस निकालो, किस पे कहाँ कहाँ लग रही है। माइनस क्यू चार्ज से फोर्स लगेगी इधर की तरफ, विच इज क्यू टाइम्स ऑफ ई। इस पे फोर्स लगेगी इधर की तरफ। जैसे आपने इसको हल्का सा घुमा दिया, अभी तो ये ठीक है टेंशन के कारण कि भाई मॉलिक्यूल, मतलब अगर H और Cl ऐसे रखे हैं, H एंड Cl, तो Cl इधर नहीं आ जाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज मॉलिक्यूल फिक्स है। आपने हल्का सा इसको ऊपर उठाया, पूरा पलट जाएगा ये। हल्का सा इसको ऊपर उठाया, तो हाँ, अभी नेट फोर्स इज जीरो, अभी भी नेट फोर्स इज जीरो, बट जैसे आपने ये किया, अभी टॉर्क इज जीरो। आपने हल्का ऊपर उठाया, यू विल गेट सम टॉर्क, टॉर्क लगते घूम जाएगा पूरा। ठीक है, आपने हल्का सा एंगल दिया इसको और ये घूम जाएगा पूरा मॉलिक्यूल अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सो दिस इज योर अनस्टेबल पोजीशन। अब ये लॉजिक और ये एक्चुअल, दिस इज द बेसिक फिजिक्स जो हमें याद रखनी है। ठीक है, फॉर्मूले काइंड ऑफ आई वुड से, इवन दो, हाँ मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, टीचर नहीं, मैं भी फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आई वुड से कि हाँ, ये डेरिवेशन एंड फॉर्मूलेस मुझे रटने हैं, बट जो मैं अभी हमने ये जो अभी स्क्रीन पे एक्टिव है, दिस इज द एक्चुअल फिजिक्स जो हमें याद रखनी है फॉर एवर। ठीक है, इवन दो यू पास योर एग्जाम्स, दिस थिंग शुड बी इन योर माइंड, क्योंकि दीज थिंग्स गो विद यू। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? So let's take example number 2.6. करो ट्राई।
Any doubts? Okay. हमने गॉस लॉ पढ़ा है एंड नाउ विल बी अप्लाइंग ईच एंड एवरी concept of Gauss law and other things that we have studied in terms of conductors. तो सबसे पहली चीज, कंडक्टर्स नाम सुनते हमारे दिमाग में क्या आता है? दे कैनॉट यूज, ओके ओके, बट हाँ सही, आपने क्या बोला अभी? दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट. इस कंसेप्ट को लेके चलेंगे एंड ऑल द पॉइंट्स विल बी क्लियर. ठीक है. कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स दैट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अच्छा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से? लेट्स गो बैक टू द वेरी बेसिक्स. इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से इसके पास? ठीक है, मान लिया आयरन है, एक गुड कंडक्टर है, मान लिया कॉपर है, गुड कंडक्टर है, आए कहाँ से? इनिशियली लाइक लेट्स टेक द मटेरियल एट 0 केल्विन. 0 केल्विन के ऊपर द मोशन स्टैंड स्टिल. ठीक है. जैसे हमने अपना टेम्परेचर इंक्रीज किया और द मोशन इज स्टैंड स्टिल एज इन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने 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 शेल के अंदर, अपने ऑर्बिटल के अंदर आराम से बैठे. ठीक है. एंड देयर इज नो मोशन. ठीक है. जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया 0 केल्विन से ऊपर से 50 केल्विन, 100 केल्विन एंड इवेंचुअली रूम टेम्परेचर पे आया अपने हीट देते हुए इसको, तो इट हैज एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ थर्मल एनर्जी. उस थर्मल एनर्जी आने के कारण सम ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स गेट आउटसाइड ऑफ देयर एटम. ठीक है. बट वो इतने पुल में रहते हैं कि वो उस मेटल के अंदर रहें, बट हाँ वो एटम से बाहर आ जाते हैं ड्यू टू दैट थर्मल मोशन. फॉर सम ऑफ द एटम्स वो बाहर आ जाते हैं. those free electrons are those are the electrons that are termed as free electrons. ठीक है. जो थर्मल मोशन या थर्मल एनर्जी आने के कारण एटम से बाहर आ चुके हैं. ठीक है. ओके. So now there are 4-5 points in this chapter. We'll discuss it one by one. Inside a conductor, electric field is zero. Any reason if you can think of? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. फर्स्ट पॉइंट. ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा? You need to go into the reason. सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्यों? क्यों? सो बेसिकली आपने इस कनेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया. दिस इज जस्ट एट द वेरी नेक्स्ट इंस्टेंट आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा. दिस इज द कनेक्टर एंड ग्रीन वाली लाइंस हैं, दीज आर योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. आपने इस मेटल को जैसे कनेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, व्हाट हैपेंस इनसाइड देम? सो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे दे विल रीडिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स in such a way that they cancel out the field of the external field. Okay. There are free electrons, they will experience some force due to this electric field, or because this region is slightly positive slightly negative, तो माइनस चार्ज कहाँ जाएगा? वो इधर की तरफ खींचेगा. सो जो भी इस पूरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी accumulated और redistributed, so they will arrange themselves somewhat in this direction. And इस रीजन के अंदर there will be some shortage of negative charge, that means this region will acquire some positive charge. ठीक है. Due to this and the electrons will keep on moving unless until ये आपका external electric field को आप कैंसिल ना कर दो. Basically we can give a contradictory result कि भाई अगर मतलब electrons has a conductor has a large number of free electrons और अगर अंदर electric field हुआ तो electrons will move in the direction so that मतलब उसकी डायरेक्शन मूव करेंगे, तब तक मूव करते रहेंगे जब तक उसके ऊपर फोर्स लग रही है. और कब मूव नहीं करेंगे? जब उन्हें फोर्स लगनी बंद हो गई. फोर्स लगनी बंद कब होगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड बंद हो जाएगा. दैट मीन्स कनेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकता. कनेक्टर के अंदर, बल्क के अंदर, अगर आपने लोहे की बॉल ली है, सॉलिड बॉल है, तो आउटर सरफेस पे ही यू कैन एक्सपीरियंस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. ठीक है. कमिंग टू द सेकंड पॉइंट. At the surface of the charged conductor, electric field must be normal to the surface at every point. Second point is, at the surface of the charged conductor, एक charged conductor है आपके पास,
चार्ज करने में again लोहे की बॉल ले लो, उसके ऊपर आपने चार्ज दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सर्फेस एट एवरी पॉइंट। एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, ऐसा रीजन हम क्यों दे पा रहे हैं? सर्कल को डिस्टर्ब करेगा। अब अगेन आई हैव दिस कंडक्टर, ठीक है, इसके ऊपर मैंने चार्ज दे रखा है। सो अब क्या बोल रहे हो, आप दोबारा बताओ, डिस्टर्ब क्या करेगा? बिल्कुल 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 सही, सेंस आपकी सही है। लेट्स फ्रेम इट नाइसली। तो क्या है कि अगर मान लो आपके आपके पास ये चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, एंड इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो क्या होगा? लेट्स सपोज ये परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मतलब ये डायरेक्शन में होना चाहिए। दे आर सेइंग, इस स्टेटमेंट में लिखा है कि परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। वील सॉल्व दिस स्टेटमेंट यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन। हम कहेंगे मान लेते हैं कुछ इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, हो सकता होगा। तो हमने क्या किया, इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ा, एक इधर की तरफ और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टेंजेंशियल टू द सरफेस। so this is E tangential, this is your E perpendicular, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने दो कंपोनेंट्स में तोड़ा, एक E परपेंडिकुलर, एक E टेंजेंशियल, ठीक है। सो जो मेरा E टेंजेंशियल है, इसका काम क्या रहेगा? ये क्या करेगा? दिस विल exert some force on the charges, ठीक है। सो फोर्स क्या आएगी? वो दिस इज Q टाइम्स ऑफ, Q चार्ज है, टाइम्स ऑफ E टेंजेंशियल, ठीक है। लेकिन अगर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कनेक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखो इनिशियली जैसे हमने सेटअप किया अपना कंडक्टर को, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इनिशियली तो सब चीज़ें हो रही थी, बट विद द वेरी नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये ई टेंजेंशियल हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। देखो एक्सटर्नल लगाएंगे ऐसा थोड़ी कि भाई पता है उसको कि भाई मेरे पास टेंजेंशियल मत भेजना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आएगा सब कुछ, बट इवेंचुअली इट डिकेज डाउन और इट गोज टू जीरो, ठीक है। और वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स विल रीडिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स, ताकि ई टेंजेंशियल का सारे इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए, तो सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट ही बचेगा, ठीक है। सो अब अगर आपने ओके, आई एम गिविंग यू डायग्राम, कि आपने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर एक लोहे का कंडक्टर रख दिया, अगेन यू हैव अ स्फेरिकल बॉल, तो आपको बताना है कि क्या ये डायग्राम सही है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मतलब 10 मिनट हो चुके हैं आपने कंडक्टर रखे को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्या ये डायग्राम सही है? नो, नो, नॉर्मल नहीं है। एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्फेस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी नॉर्मल। तो क्या होएगा बेसिकली, draw it again. So this was my conductor. ये फील्ड लाइंस में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो फील्ड लाइन यहाँ आएंगी, दे शुड गो इन दिस वे एंड दे शुड कम आउट इन दिस वे एंड देन दे शुड बी दिस वे। यहाँ वाली स्ट्रेट जा सकती है, यहाँ वाली आएगी परपेंडिकुलर जाएगी सरफेस के, फिर दोबारा से परपेंडिकुलर निकलेगी एंड फिर इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। तो इट्स नॉट लाइक कि टर्न आएगा, बट हाँ कर्वेचर आएगा कुछ ना कुछ, ताकि सरफेस पे परपेंडिकुलर बने, ठीक है। एंड देन दिस इज द राइट डायग्राम। और अंदर की तरफ ये जीरो, ध्यान रखना, दो पॉइंट्स हैं जो जहाँ पे मार्क्स कर सकते हैं, एक तो परपेंडिकुलर बनाना, एक अंदर जीरो, ठीक है। कोई डाउट? हाँ ये इम्पोर्टेंट है। Point number 3 is the interior of a conductor can have no excess charge in the static situation. अगेन जो स्टैटिक सिचुएशन है, इसका मतलब क्या है कि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम अगेन इट इज रिलेटिव। जैसे आपने कंडक्टर को उसमें रखा 10 के बाद -9 सेकंड में सब कुछ रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो 10 एक माइक्रो सेकंड भी इट्स अ लॉन्ग टाइम। दिस लॉन्ग इज इन टर्म्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस,
So the interior of the conductor can have no excess charge in the static situation. Any guesses? क्यों? कैसे? That's it. That's it. And ये एक reason तो है ही है. साथ साथ you can also say कि भाई if this is my conductor, I am assuming a Gaussian surface, again spherical Gaussian surface just inside the conductor, बिल्कुल just अंदर उसके. ठीक है? As we are seeing that electric field is zero inside, so we know phi is equals to integral E dot ds. That means Q enclosed upon epsilon naught. So if this is zero, this has to go zero. ठीक है? दो रीजनिंग है आपके पास. You can give either one of them. So electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value inside of it. हाँ जी. Any guesses? Think of equipotential surface. वहां से कुछ निकल के आए. So अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है? और we can also say that electric field is minus dV upon dr. If left hand side is zero, variation of something with respect to distance is zero. So V is equals to constant. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज. अब ये चीज़ आपको अगेन थोड़ी सी असल में फिजिक्स वाली चीज़ आ रही है जो आपको ध्यान रखनी है. मतलब इसमें गलतियाँ होना इज क्वाइट ऑफन. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज. सॉरी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. नाउ दे आर आस्किंग, एक आपके पास चार्ज कंडक्टर है, उसके सरफेस के ऊपर देखो. इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का मतलब ये नहीं है कि आपने पेपर लिया उसके ऊपर चार्ज दे दिया. नो, इट मींस चार्ज ही थे. दैट्स इट. चार्जेस आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ शीट. देयर इज नो पेपर जिसके ऊपर आपने रखा है, नो कार्डबोर्ड, नो मेटल सरफेस, जो आपने चैप्टर 1 में किया है. ठीक है? इट इज जस्ट एक आपने चार्जेस को लिया और इस फॉर्म में आपने उसको अरेंज कर दिया एंड इट्स अ लार्ज प्लेन. ठीक है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन आपके पास आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एन कैप. इतना ही राइट साइड में शीट के, इतना ही लेफ्ट साइड में. ठीक है? बट नाउ वी आर सेइंग कि मान लेते हैं हमारे पास एक इरेगुलर शेप का एक कंडक्टर है. ठीक है? हम निकालना चाहते हैं इसके, अगर सपोज इसकी चार्ज डेंसिटी सपोज सिग्मा है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है. ठीक है? तो मुझे इसके जस्ट एक्सटीरियर में, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, बिकॉज अंदर तो जीरो आएगा. ठीक है? हमें बताना है बाहर कितना आएगा. कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक ही ऑप्शन है मेरे पास. आई विल कंसिडर अ पिल बॉक्स. पिल बॉक्स अगेन आई हैव कंसिडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. सिलेंड्रिकल लो, क्यूबॉइडल लो एक ही बात है. ठीक है? जिसका ऊपर वाला एरिया इज सपोज ds वेक्टर. दिस इज योर ds वेक्टर, एरिया वेक्टर मतलब बेसिकली. तो अंदर अब हमें यहाँ पे निकालना है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड ऑन एप्सिलॉन. तो E डॉट ds हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. सो E इंटू ds इज जस्ट द एरिया वेक्टर, तो ds एज इट इज लिख दूँ. दिस इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज. चार्ज इनक्लोज कितना आएगा? दिस इज सिग्मा टाइम्स ऑफ ds. ठीक है? ऑन एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? सिग्मा अपॉन. ठीक है? सो छोटे से एरिया पे आपने एक ds वेक्टर कंसीडर कर लिया, पिल बॉक्स. यू कुड टेक इट क्यूबॉइडल आल्सो.
जिसका डी सेक्टर होगा तो डजंट रियली मैटर ज्योमेट्री कैसी नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये सुना होगा आपने, क्या होता है? बिल्कुल। लिफ्ट में फोन काम करता है आपका? क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड मींस द रेडिएशन, लाइट, सिग्नल्स। ठीक है, तो फोन का सिग्नल हो चाहे सूरज की लाइट हो, दोनों में फर्क क्या है? जस्ट द वेवलेंथ। नेचर तो सेम ही है दोनों का, दोनों ईएम रेडिएशन ही है। चाहे लाइट हो, चाहे फोन का सिग्नल हो, चाहे वाईफाई का सिग्नल हो, चाहे जो हम रिमोट से एसी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका सिग्नल हो, एवरीथिंग इज सेम। बस एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाला फर्क है, बस नेचर इज सेम। सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग सेज के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकता, मतलब इफ देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, सो इफ ई इज इक्वल टू जीरो, देन यहाँ पे आप कोई ऐसी चीज रख लो ना जिसको आपको बचा के रखना है ईएम फील्ड से, देन इट्स लाइक जो चीज़ हमारे को नुकसान लग रही थी हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, वैसे ही अगर आपके पास लाइक मेटल जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है इसमें खाना रैप करते हैं, उसके अंदर अगर आप फोन रख दोगे तो यू विल गेट नो सिग्नल्स। ठीक है, अब आती है बात कि कुछ लोगों का फोन काम कर जाता है वहाँ पे लिफ्ट के अंदर। सम पीपल आर एबल टू रिसीव कॉल एंड मेक कॉल्स, टेक्स्ट कर सकते हैं, नेट चल रहा था किसी किसी का, मेजोरिटी ऑफ देम का नहीं चलता है। अब क्या दिक्कत है? किसी का, किसी एक का भी क्यों चल रहा है? तो कोई फ़ोन तो काम कर रहा है, तो परफेक्ट नहीं है। तो मतलब ऐसे ना हो ना कि या तो ऐसे हो भाई रैंडम आज सुबह कर रहा है, शाम को नहीं करता, शाम को किसी का भी नहीं होगा, दिन में सबका करेगा, या तो कुछ ऐसा हो। अभी एक पर्टिकुलर पर्सन कभी भी आए कभी जाए उसका काम करता है, किसी और का नहीं कर रहा। सो द थिंग इज, एक और एग्जांपल लेते हैं पहले इसका। लाइटनिंग के केस में एक जनरली एग्जांपल है कि लाइटनिंग के केस में अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो बाहर निकलना प्रेफर करोगे या फिर अंदर रहना? अंदर रहना, अगेन बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो रहेगा, मतलब बिजली से गाड़ी पे ऐसा कुछ असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगेन जो भी चार्जेस, कितने भी चार्जेस हैं गाड़ी के एक्सटीरियर में रह जाएंगे एंड अंदर यू आर सेफ अनलेस यू टच द मेटल बॉडी। ठीक है, बट द कैच इज कि आपके पास एक केज आपने बना लिया, दिस इज नोन एज फैराडेज केज। ठीक है, एक जाल आपने बना दिया और आप अंदर खड़े हो गए इसके। ठीक है, सो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, दैट्स गुड। बट द थिंग इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी आपकी रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज लैम्डा है। ठीक है, अगर इस आती हुई इंसिडेंट वेव को लैम्डा बाय 4 से बड़ा गैप दिख गया, या लैम्डा बाय 4 से बड़ा गैप आपको, लैम्डा बाय 4 से हाँ, सो बेसिकली मतलब लैम्डा बाय 4 सपोज आपकी वेवलेंथ है लेट्स टेक 10 मीटर्स। ठीक है, आपको अगर 2.5 मीटर से ऊपर का गैप दिख गया, ठीक है, तो वेव अंदर चली जाएगी। अगेन टेलिंग यू दिस इज नथिंग इन एनसीईआरटी, इतना ही है एनसीईआरटी में कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। जस्ट टेलिंग यू कोई फोन चलता है कोई नहीं चलता। ठीक है, सो अगर देखो हमारी लिफ्ट के अंदर भी क्रैक होते हैं थोड़े बहुत, कहीं पे लाइट बाहर से आती दिखती है, ऊपर फैन लगा होता है नॉल, तो वो एक तरह से क्या है, फैराडे केज के अंदर क्रैक्स हैं। तो अगर वो एक क्रैक लैम्डा बाय 4 से बड़ा हो गया तो वेव अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब सोचो लैम्डा अगर सेम क्रैक है
4G सिग्नल पे नहीं सिग्नल दे पाता, 5G पे दे पाता है अंदर, 5G वाली कॉल रिसीव हो पाती है। रीजन बीइंग हायर एनर्जीज लेस वेवलेंथ, छोटी वेवलेंथ छोटे क्रैक से भी आ जाएगी, ठीक है, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, दैट्स इट। दिस इज नोन एज फैराडेज केज। ये λ/4 समझने के लिए था। ओके, सो कमिंग टू एग्जांपल नंबर 2.7, बुक है आपके पास या शेयर कर देता हूँ? फर्स्ट केस, a comb run through one's dry hair attracts small bits of vapor. Why? Because friction electro like friction induces charge on the comb. Due to friction आपकी comb charge हो जाती है, and therefore it will attract small bits of vapor. What happens on the rainy day or a wet day? फ्रिक्शन कम हो गई है ड्यू टू वाटर, therefore lesser charge, और उतना चार्ज नहीं है कि आपके ड्राई बिट्स ऑफ पेपर को उठा पाए। सेकंड पॉइंट, फ्रिक्शन, ओके, टायर ऐसे बनते हैं कि स्लिप ना करे एयरक्राफ्ट, दैट्स सो नेसेसरी, बट द थिंग इज एयरक्राफ्ट मतलब थाउजेंड्स ऑफ केजीज ऑफ वेट इज कमिंग डाउन और एकदम से सड़क पे आके टच करते हैं, ठीक है, सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन। रुका हुआ टायर मतलब बेसिकली रुका हुआ टायर, चलता हुआ प्लेन कोलाइडिंग ऑन अ सरफेस, तो फ्रिक्शन के कारण अगेन टायर के वहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपका टायर कंडक्टिंग नहीं होगा तो जो चार्ज होगा उसके कारण टायर बर्स्ट हो सकता है, ठीक है। फॉर दैट टायर जो है वो कनेक्ट करना चाहिए ताकि सारा सारा चार्ज जमीन में चला जाए, ठीक है। सेम थिंग सी पॉइंट देखिए, व्हीकल्स कैरिंग इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, मतलब जो पेट्रोल और गैस लेके जाते हैं उनके नीचे एक मेटेलिक रोप जमीन पर टच कर देते हैं, ताकि अगेन चलने के कारण या किसी भी तरीके से अगर चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, देन उस चार्ज के कारण टैंक फटे ना, या फिर कहीं से भी अगर लीकेज छोटी मोटी भी होती है तो आई मीन आग लगे ना, जो चार्ज है सारा सारा जमीन में निकल जाए, ठीक है। अगेन बर्ड तार पे बैठ जाती है, हम नहीं बैठ पाते हैं, व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? व्हाट कुड पॉसिबली द रीजन? द हिंट, हाँ, स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड इज द हिंट। तो अगर ग्राउंड पे खड़ा है तो ग्राउंड का मतलब पोटेंशियल इज जीरो, और तार का पोटेंशियल कुछ भी है। इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ लो रेजिस्टेंस पाथ तो करंट तो आएगा ही आएगा। करंट विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। डन। Okay, next topic is dielectric. Again it will take some time, तो let's do something, कुछ questions कर लेते हैं, बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। uh, okay, I'll start this कैपेसिटर चैप्टर। कैपेसिटर के अंदर पैरेलल प्लेट्स में आपको करा देता हूँ, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि अगर आपके पास एक पैरेलल प्लेट होगी and if it has some charge density sigma, then इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है इधर की तरफ? दिस इज E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट एन कैप, एंड सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट टाइम्स एन कैप।
ठीक है। सो अगर मैं एक और प्लेट ले लेता हूँ, लेट सपोज इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, ठीक है, तो इसके कारण इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? इस पॉइंट पे इसमें आएगा माइनस सिग्मा, और बेटर से इसको डायरेक्शन वाइज लिख लेते हैं। इसमें आएगा आई कैप, इसमें आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, अगेन ये भी आई कैप में ही आएगा। नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी, पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे ऐसे की तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अलोंग माइनस आई कैप, ठीक है। नाउ ठीक है, सो नाउ आई एम जस्ट मेकिंग वन बार। एक बार का मतलब है यहाँ पे यू हैव पॉजिटिव सिग्मा एंड हियर यू हैव अ माइनस सिग्मा। एक प्लेट है रिप्रेजेंटिंग बाय जस्ट अ लाइन, एक बार से, ठीक है। सो आई एम मेकिंग 3 रीजन्स, 1 2 एंड 3। तीनों रीजन के अंदर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके कारण, ठीक है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। सुनो भाई, कितना भी दूर आप जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस कि ये दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा? भाई देखो, जब सर्दियाँ आ रही हैं, अगर मुझे मेरे हाथ चिल्ड हो चुके हैं, मुझे हाथ सेकने हैं, तो मैं आग के पास जाऊंगा, ठीक है। पास जाऊंगा तो गर्मी ज़्यादा होगी, दूर जाऊंगा तो गर्मी कम हो जाएगी, राइट। बट ये क्या कह रहा है? कह रहा है चार्ज एक बहुत आपके सामने एक पूरी बड़ी दीवार है, वो पूरी चार्ज की है, मान लो, नॉट ब्रिक्स, जस्ट चार्ज आपके सामने। आप उसके बिल्कुल पास में खड़े हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इससे बहुत दूर चले जाओगे तब भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब है प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्ट्रेट लाइन, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस? ध्यान से देखना है हमें कि दिस इज अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अगेन इनफाइनाइट इज रिलेटिव, तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि बहुत दूर चले जाओगे तब भी होगा, बट इन्फिनिटी का मतलब है कि अगर इतनी सी शीट आपके पास है और ये आपका लाइक इफ सपोज ये जो लाइन मैंने बनाई है ये शीट के अंदर ही है, तो इससे ज़्यादा दूर नहीं जाओगे, आप यहाँ पे रहोगे या मैक्स टू मैक्स यहाँ निकल जाओगे थोड़ा सा। जैसे लाइक अगर ये शीट ऑफ चार्ज है तो ये आपका पॉइंट होगा यहाँ पे, और यहाँ तक आप इन्फाइनाइट मानोगे इसको, ये इन्फाइनाइट नहीं डिस्टेंस है, दिस इज नॉट इन्फाइनाइट डिस्टेंस। अगर मेरा हाथ ही शीट ऑफ चार्ज है सिर्फ, तो ठीक है, बिल्कुल पास में होगा तो देन यू कैन अज्यूम। एंड इसको हम समझ कह सकते हैं कि भाई वैसे सोर्स के पास चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, दूर जाते टाइम आपकी चीज़ें कम होनी चाहिए, बट ऐसा क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू। वैसे 3D चीज़ है बना के, मतलब अब मैं सामने होते तो शायद फिर मैं कर देता, बट आई ट्राई माई बेस्ट। तो सपोज करो ये आपकी शीट ऑफ चार्ज है एंड यहाँ पे हमने चार्ज रखा है सपोज यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट वेयर यू आर ऑब्जर्विंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ इतने रीजन के कारण आएगा जो इसके पड़ोस में होगा। बट आई एम टेकिंग द इलेक्ट्रिक पॉइंट हेयर, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके कारण। सो बेसिकली दूर जाते टाइम आपका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो जो आपका डिस्टेंस बढ़ने का इफेक्ट था वो फील्ड ऑफ व्यू में चार्जेस ज़्यादा आ चुके हैं, उनके कारण कॉम्पनसेट हो चुका है। क्या कवर क्या कर लेते हैं पूरा? यूज नहीं हो, हाँ हाँ, अंडरस्टूड, यू आई आई कैन गेट इट कि आपको समझ में आ चुका है, बट हाँ यूज करना इज नॉट राइट। हाँ, क्लियर है। सो नाउ वी विल कम टू फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्ज ऑन वन साइड, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, विल राइट डाउन द डायरेक्शन आल्सो, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज यहाँ से बाहर निकलेगा तो माइनस आई में लगा दिया, ठीक है। इस पॉइंट पे पॉजिटिव कारण कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अलोंग आई कैप। भाई पॉजिटिव से तो बाहर ही निकलेगा ना, इधर और इधर, और नेगेटिव वाले के अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस विल आल्सो बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अलोंग आई कैप,
ठीक है। ओके, पॉजिटिव प्लेट के कारण थर्ड रीजन के अंदर कितना आएगा? ठीक है, वो तो सेम ही रहेगा, इसको डिस्टेंस से मतलब नहीं है। अब देखते हैं कि नेगेटिव वाले, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। नेगेटिव वाले के कारण रीजन वन में कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, सो यहाँ पे आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अलोंग आई कैप, और इस रीजन में थर्ड रीजन में कितना आएगा? ऐड दीज टू, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, एंड दिस एंड दिस, तो ये तो कैंसिल हो गए, दिस इज ऑल्सो कैंसिलिंग आउट, दीज विल एड अप। सो ये क्या बन जाएगा आपके पास? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा, and the net electric field will be addition of these two, so 2 into sigma upon 2 epsilon naught, that means sigma upon epsilon, और डायरेक्शन क्या आएगी? फ्रॉम अ पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। ठीक है, सो तीन केसेस है हमारे पास। पहला है शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड इज, अगर मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर के कारण एक पर्टिकुलर प्लेट के अगर देखेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटर के अंदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, हाँ, एक शीट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट wherever you want to see, but कैपेसिटर के अंदर बिल्कुल दो प्लेट्स के बीच में इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर है? फर्स्ट केस में जस्ट चार्जेस, सेकंड केस में कंडक्टर के ऊपर आप देख रहे हो, कंडक्टर से कितना भी आप डिस्टेंस ऊपर जाके देख रहे हो, थर्ड केस इज दो प्लेट्स के बीच में। ठीक है, एंड ओके, सो अब मुझे बताओ कि अभी लाइक दिस इज जस्ट द ओवरव्यू ऑफ कैपेसिटर्स, और असल में कैपेसिटर को हमने समझा नहीं है क्या, वी हैव जस्ट सीन के एक कॉन्फ़िगरेशन के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ कैपेसिटर। हमारा डायरेक्ट्रिक भी बचा है अभी, अगेन इसके लिए थोड़ी स्टोरी आएगी, तो आई एम कीपिंग इट फॉर टुमारो। टुमारो वी कैन हैव एन एक्सटेंडेड क्लास 2 आवर्स, 2.5 भी कर सकते हैं, हाँ, अगर इफ यू आर अवेलेबल। ठीक है, ओके, सो विल ट्राई कि चैप्टर खत्म हो जाए एंड आप करके आओगे क्वेश्चंस इसके। हाँ, आज कल वाले भेज देना। चलिए, करें।